जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू एग्जाम्स के लिए हम सर्कल के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। सर्कल के ऑलरेडी दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए जिसमें हमने बहुत सी थ्योरम और बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करा था। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के कंसेप्ट को हम देखेंगे। उसके साथ बहुत से एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे और कुछ होमवर्क भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको पहले देख के फिर इस लेक्चर पे स्विच करना, अदरवाइज कुछ थ्योरम को मैं डायरेक्टली आज यूज करूंगा तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो आज हमने देखना है वो सिंपल सा कंसेप्ट है, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखो, एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हो। कई बार वन लाइनर पूछ लेता है। देखो, अगर ये आपका सर्कल है, जब आपको सर्कल पढ़ाया गया था तो आपको बोला था सर्कल किससे बनता है, इनफाइनाइट पॉइंट से। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट से बनता है सर्कल। तो टेंजेंट भी क्या होता है, टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो आप इनफाइनाइट लाइन भी तो बना सकते हो किसी सर्कल के ऊपर जो उसको एक पॉइंट पे टच करे। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट जो है हम ड्रा कर सकते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उस पर मूव करते हैं। देखो, यहां पर ना हमने चार तरह की फिगर को समझना है, ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना। चार तरह की फिगर्स हो सकती हैं दो सर्कल की। एक फिगर ऐसी होगी जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। एक्सटर्नली मतलब ऐसे बाहर से किसी एक पॉइंट पे टच कर रहे होंगे, ये एक तरह की फिगर आ गई। दूसरी तरह की फिगर ऐसी हो सकती है अगर वो इंटरनली टच कर रहे हो। इंटरनली टच करने की फिगर जैसे ये बनी हुई है। ठीक है, ये इंटरनली टच मतलब एक सर्कल ऐसे अंदर है, उसके बाहर जो है एक सर्कल है जो उसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, मेरी ड्राइंग स्किल्स थोड़ी कमजोर है तो उस पर नहीं जाना। तो ये इसकी फिगर आ गई इंटरनली वाली की। इसी तरह एक फिगर इस तरह की होगी जब दो सर्कल जो हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। और एक फिगर ऐसी होगी जिसमें दो सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किन्हीं दो पॉइंट्स में। ठीक है, अब इन चारों फिगर्स में हमने कुछ चीजें सीखनी है। इसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जब दो सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इस केस में सबसे पहली बात, ए का सपोज करो अगर पहले सर्कल का सेंटर है ओ और दूसरे सर्कल का सेंटर है ओ डैश। अगर मुझे दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, मतलब ओ ओ डैश निकालना हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आपने सिंपली दोनों के रेडियस को क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, ये फिगर तो दोनों सर्कल सेम है, बट अगर एक सर्कल बड़ा भी होगा एक सर्कल छोटा भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े का रेडियस लेना है प्लस छोटे का रेडियस लेना है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इन दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकल जाएगा। ये एक्सटर्नली वाला केस है, याद रखना है। ठीक है, अब देखना है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, उन दोनों सर्कल्स के बीच में कॉमन टेंजेंट कितनी होगी। कॉमन टेंजेंट होने का मतलब है कि एक ऐसी टेंजेंट जो इस सर्कल को भी टच करे और इस सर्कल को भी टच करे। तो देखो हम कितनी कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं। एक तो ये वाली आ गई ना, देखो ये टेंजेंट जो है ये इसको इस सर्कल को भी टच कर रही है, इस सर्कल को भी टच कर रही है, तो ये दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। इसी तरह ये टेंजेंट भी देखो, सर्कल पहले वाले को भी टच करिए और दूसरे वाले को भी एक पॉइंट पे टच करिए, मतलब ये भी कॉमन टेंजेंट है। और तीसरी कौन सी आ जाएगी टेंजेंट, EF एक टेंजेंट आ जाएगी जो दोनों सर्कल्स को क्या करी है, एक पॉइंट पे टच करी है, कॉमन है दोनों सर्कल। इसका मतलब ये है कि अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसमें हम कितनी मैक्सिमम टेंजेंट बना सकते हैं, 3। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टाइम आप सर्कल बना के ऐसे ड्रा करके नहीं देखोगे, कई बार पता नहीं चलता है। ठीक है, जल्दी में तो आपको पहले ही पता होना चाहिए अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करें तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, 3। और अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो क्या कर देंगे, सिंपली उनके रेडियस को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये जो तीनों टेंजेंट्स होती है ना, कॉमन टेंजेंट, ये तीनों इक्वल होती हैं। अगर एग्जाम में एक निकालने के लिए बोला है तो दूसरी पूछ ली है तो दोनों इक्वल ही होंगी, इसमें कोई फर्क करने वाली चीज नहीं है। ठीक है, सेकंड कंसेप्ट में मूव करते हैं। अगर दो सर्कल इंटरनली टच करें, तो इंटरनली वाला केस मैंने आपको बता दिया। देखो, एक सर्कल के अंदर है और एक सर्कल उसके बाहर है, ये केस होता है इंटरनली वाला। तो दोनों पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे टच करें, इस पॉइंट पे दोनों सर्कल टच करें। तो अगर इंटरनली वाला केस होगा, इस केस में हम अगर दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, छोटे वाला सर्कल है, इस छोटे वाला सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, R1। इस बड़े वाला सर्कल का रेडियस में मान लेता हूँ ये कितना है, ये रेडियस है R2। ठीक है, ये रेडियस कितना है, यहां से लेकर कितना हो जाएगा R2। तो देखो, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, एक R1 है, एक R1 है, दूसरा R2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो जब भी इंटरनली वाला केस होगा तो आपने याद रखना है उस केस में
डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या होगा, दोनों के रेडियस को आपने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब बड़े वाले रेडियस से छोटे वाले रेडियस को माइनस कर देना है। तो वो कौन सा केस आ जाएगा, इंटरनली वाला केस में सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाला। और इस केस में मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, एक ही होगी। ये देख लो, यही एक टेंजेंट है जो मैक्सिमम हम बना सकते हैं अगर इंटरनली सर्कल जो है एक दूसरे को टच करें। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। सिंपल है, आपने सिर्फ याद रखना है डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है और कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट उसमें होगी। अगर देखो दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, इस केस में मैक्सिमम कितनी कॉमन टेंजेंट होगी ये हमें देखना है। तो देखो एक तो ये आ गई कॉमन टेंजेंट, ये आपने बना ली, दूसरी ये वाली आ गई, तीसरी आप ऐसे भी तो बना सकते हो ना, देखो ये इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो ये भी एक टेंजेंट आ गई। इसी तरह ये वाली टेंजेंट आ गई, ये इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है और इसको इस पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका मतलब है कि इस केस में हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, 4 टेंजेंट जो है वो हम बना सकते हैं कॉमन टू 2 सर्कल। तो जब भी अगर दो हमारे पास सर्कल हैं और वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर दो सर्कल हैं वो आपस में टच नहीं कर रहे तो मैक्सिमम टेंजेंट कितनी बना सकते हैं, कॉमन हम 4 टेंजेंट बना सकते हैं। और एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये जो टेंजेंट होती है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाली सीधी टेंजेंट जो है, जो आपको डायरेक्ट वाली जो दिख रही है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालो, मैं उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा। और ये जो टेंजेंट आ गई ना, ये दोनों, इनको बोलेंगे हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो मैं इन दोनों का फॉर्मूला अभी आपको बताऊंगा कैसे हम किसी क्वेश्चन की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है, ये वाली, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कौन सी होती है, ये वाली। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट कंसेप्ट में मूव करते हैं। अगर दो सर्कल हैं, ध्यान से सुना, अगर दो सर्कल हैं और वो दो सर्कल आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इस केस में मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी हो सकती है, इस केस में मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट हो सकती है 2। एक ये ऊपर वाली आ जाएगी कॉमन टेंजेंट और एक ये नीचे वाली आ जाएगी। तो 2 ही हमारे पास इस केस में क्या होती है, कॉमन टेंजेंट होती है। आई होप ये चारों फिगर और इसमें कितनी मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट हो सकती है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर इनसे इंटरसेक्ट करें तो 2 होती हैं, हमने देखा। अगर वो आपस में टच नहीं कर रहे हैं दो सर्कल तो उसमें 4 होती हैं। अगर वो आपस में इंटरनली टच कर रहे हैं तो एक ही कॉमन टेंजेंट होती है। और अगर वो आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली तो इस केस में कितनी कॉमन टेंजेंट हो जाती है, इस केस में हमारे पास 3 कॉमन टेंजेंट हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम मूव करते हैं। देखो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा। आपने क्या करना है, अंडर रूट लेना है, अंडर रूट में लेना है किसको, जो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, डी स्क्वायर, मतलब ये जो दोनों सर्कल हैं इनके जो सेंटर्स हैं इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस कर देना है दोनों के रेडियस को। ठीक है, दोनों के रेडियस को R1 माइनस R2 और फिर इसका स्क्वायर कर देना। तो यही फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का। देखो एक फॉर्मूला याद कर लो, दूसरे में कोई फर्क नहीं है। दूसरे में सिर्फ यही है कि अगर आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालना है ना तो बाकी सब सेम रहेगा। देखो यहाँ पर भी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है और यहाँ पर भी माइनस है देखो, और यहाँ पर भी ऊपर भी माइनस था। और इसमें आपने क्या लेना है, सिर्फ रूट में इसमें रेडियस का जो है वहां पर डिफरेंस हो रहा था, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तरीका है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का। तो एक बार वापस देख लो, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस उसका स्क्वायर माइनस कर देंगे दोनों के रेडियस के डिफरेंस का लेकर स्क्वायर कर देना है। और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों के सेंटर का डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस रेडियस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो एक क्वेश्चन करके इसको क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर, डिफरेंस नहीं सॉरी ये डिस्टेंस होगा, मैंने आपको बताया ना डिस्टेंस जो होता है सेंटर ऑफ द सर्कल में वो हमें d प्रोवाइड होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल whose radii are 8 cm and 3 cm is 10 cm, find the length of direct common tangent। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस जो है सेंटर, दो सर्कल है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मान लो ये है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है d हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एक का हमें रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरे का हमें रेडियस दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया, अंडर रूट लेना है, d का स्क्वायर करना है, d कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस कितना है 10 का स्क्वायर, और उसमें से हमें किसको माइनस कर देना है, दोनों के रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है, पहला 8 और दूसरा कितना है 3, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर।
तो सिंपल है, इसके आगे तो आप कर लोगे। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, इसमें से क्या माइनस करना है, 8 में से 3 गए तो 5, 5 का स्क्वायर तो यह आ जाएगा अंडर रूट 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो इसका आंसर क्या आ गया अंडर रूट 75। अब ऑप्शन में अंडर रूट 75 हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमें 75 को सॉल्व करना है, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 75 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 25 3 जा 75, ये 2 5 है तो एक बाहर आ जाएगा रूट के, 5 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 5 रूट 3। ठीक है, देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पे क्वेश्चन आते हैं, या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में आते तो आप क्या करते हैं, सिर्फ 8 में 3 को ऐड कर देते, जैसे इस केस में आपने सब्ट्रैक्ट करा तो उस केस में यहाँ पर 8 में 3 आपने क्या करना था, ऐड कर देना था। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट में यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई दो सर्कल हैं वो टच कर रहे हैं एक्सटर्नली इंटरनली, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें बताना होता है मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी होती है, या फिर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो एक और यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है। अभी हमने देखा ना, अगर दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये क्या बनेगा, ये दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड बन जाएगी ना। देखो आपको सर ने कॉर्ड के कंसेप्ट को बारे में पढ़ाया होगा। ये एक सर्कल है, अगर ये हमारे पास सर्कल है तो ये क्या होती है, कॉर्ड होती है। अगर मैं मान लेता हूँ ये एक सर्कल है, इसकी एक कॉर्ड है, इसको एक सर्कल दूसरा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड आ जाती है ना। तो कॉमन कॉर्ड जो है उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3r। अगर दो सर्कल हैं और सेम रेडियस के हैं, याद रखना, अगर दो सर्कल हैं और सेम रेडियस के हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस केस में जो कॉमन कॉर्ड बनती है उस कॉमन कॉर्ड की लेंथ निकालने का क्या तरीका होता है, अंडर रूट 3 इंटू आर कर देना है। ठीक है, रूट में 3 लेना है, उसको किससे कर देना, आर से। तो जो रेडियस होगा दोनों का सेम रेडियस होगा, क्योंकि सेम साइज के सर्कल हैं, तो अंडर रूट 3 को आपने क्या कर देना है, आर से मल्टीप्लाई कर देना। तो कई बार डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो हमने ना अपने टॉपिक को इस तरह से फ्रेम किया है कि कोई थ्योरम, देखो आपको अब थ्योरम का प्रूफ तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो डायरेक्ट थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी। तो स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, क्या ये स्टेटमेंट ये कहते हैं अगर दो सर्कल सेम रेडियस के हैं और पास करते हैं एक दूसरे को सेंटर से, और उस केस में जो कॉमन कॉर्ड होगी उसकी लेंथ क्या होगी, अंडर रूट 3r। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, सिंपल सा कंसेप्ट है और हर एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम होते हैं ना कंपिटिटिव एग्जाम में वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से ही आते हैं। ये कंसेप्ट ये कहता है कि देखो साइक्लिक मतलब एक सर्कल होगा, क्वाड्रिलेटर मतलब उसके अंदर एक 4 साइडेड फिगर होगी, तो यही तो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर कंसेप्ट। देखो ये हमारे पास एक सर्कल है और उसके बीच हमें क्या बना हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ये क्वाड्रिलेटर बना हुआ है एक सर्कल के अंदर, इसी को बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अगर एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंगल बी प्लस एंगल डी, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, आपने याद रखना। इसी तरह एंगल सी प्लस एंगल ए, इनका सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में सिंपली आपने समझ लिया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के जो अपोजिट एंगल्स का पेयर होता है, जो जोड़ा होता है अपोजिट एंगल का, उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना, इसके रिलेटेड मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैं चेक करता हूं आपने जो अपने प्रीवियस लेक्चर में सर से पढ़ा हुआ है तो कितनी नॉलेज आपको उन कंसेप्ट की है, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर मैंने आपको नहीं पढ़ाए थे। इस क्वेश्चन से मैं आपकी नॉलेज चेक करूंगा। देखो क्वेश्चन ये कहता है इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं किसी सर्कल के ऊपर, विद सेंटर डी। नहीं, यहाँ पे सेंटर डी नहीं है, हमारे सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये ओ आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी 3 पॉइंट है किस सर्कल में और सेंटर ओ है, सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो ये एंगल जो है बी ओ सी, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ये एंगल 30 डिग्री है। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, तो ये एंगल ए ओ बी कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो सर ये भी क्लियर हो गया। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ABC, जो D पॉइंट है, क्या कहता है, जो D पॉइंट है वो ABC आर्क से बाहर है, मतलब D पॉइंट आप यहां नहीं ले सकते, इस आर्क में आप D पॉइंट नहीं ले सकते, इसके बाहर सर्कल में कहीं भी ले सकते हो, तो यहां पर हमने ले लिया। ठीक है, आपने इस तरह से फिगर बनानी है, आपको एग्जाम में क्या पता फिगर ना दी हो, तो सिंपली क्या करना था, उन्होंने बोला हुआ है कि देखो फिगर खुद बनानी हो, क्या सिंपल, हमारे पास एक सर्कल है, उसमें हमारे पास 3 पॉइंट है A B C, अपनी चॉइस के 3 पॉइंट ले लेने थे। ठीक है, A B C, उसके बाद उन्होंने देखा कि सेंटर पे हमारे पास सेंटर क्या है, O है, तो हमने सेंटर मान लिया O। AOB एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, हमने लिख दिया यहाँ पर, AOBOC दिया हुआ 30 डिग्री लिख दिया। और अब वो क्या कहता है
कि डी एक पॉइंट है ऑन द सर्कल अदर देन एबीसी, मतलब डी एबीसी पे नहीं है और आप कहीं भी बना सकते हो, यहां भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है, तो ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, डी। अब वो कहता है इस एंगल को निकालो एडीसी, मतलब हमें इस एंगल को एडीसी एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, सिंपली अगर पहले ये देखो, पहले आप एओसी एंगल टोटल देखो, देखो एओबी आपका 60 डिग्री है, बीओसी आपका 30 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अगर एओबी 60 डिग्री है, बीओसी 30 डिग्री है, तो ये पूरा एओसी एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एओसी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये एओसी हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको, एक थ्योरम जो है वो सर ने आपको पढ़ाई होगी, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर एक आर्क है कोई, देखो ए बी सी ये एक आर्क है ना, एक आर्क जितना, ध्यान से सुनना, जितना एंगल सेंटर ऑफ सर्कल पे बनाती है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल में एबीसी आर्क कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, उसका आधा एंगल वो सर्कल में बाकी किसी भी जगह पे बनाएगी, किसी भी सर्कमफ्रेंस में वो जो एंगल बनाएगी वो कितना होगा, इस 90 का आधा। इसका मतलब यहाँ पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 45 डिग्री का। तो ये एक सिंपल थ्योरम थी। अगर आपको थ्योरम क्लियर है तो देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन इजिली कवर हो जाएगा। तो थ्योरम ये कहती थी कि अगर हमारे पास एक आर्क है, ये आर्क है सिंपली, अगर एक आर्क सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, फॉर एग्जांपल 90 डिग्री यहाँ पे बना रही है, उसका आधा एंगल वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस में बनाएगी, मतलब सर्कल पे और किसी भी जगह पे आप देख लो, इस 90 का आधा ही एंगल यही आर्क जो है वो बनाएगी। तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये आपको एक थ्योरम जो है वो सर ने कवर करवाई थी, उसी के बेसिस में ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी सिंपल है, अगर यहाँ पर बट दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, तो दोनों जो है ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। देखो अब ये कहता है कि इन फिगर एबीसी, एबीसी मतलब ये एंगल जो है हमें 69 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। फिर एसीबी, ये एंगल जो है हमें 31 डिग्री का दिया हुआ है, तो ये भी हमें क्लियर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। हमें कौन सा निकालना है, एंगल बीडीसी, हमें ये वाला एंगल निकालना है बीडीसी। ठीक है, देखो बीडीसी निकालने से पहले हम ये वाला निकाल लेते हैं, एंगल ए को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो एबीसी एक ट्राइंगल है, उसका एक एंगल आपको दिया हुआ है 69 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है 31 डिग्री। आपने ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी तो पढ़ी होगी, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 69 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 100 प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल ए कितना निकल जाएगा, 180 में से 100 को माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल ए निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें एंगल ए नहीं निकालना है, हमें एंगल कौन सा निकालना है, इस डी को निकालना है, मतलब हमें बीडीसी एंगल निकालना है। अब आपको याद होगा, ये मैं पीडीएफ जो है पूरी कंबाइल पीडीएफ है, इसमें आपको सर ने पढ़ाया था कि एक थ्योरम पढ़ाई थी, मैं थ्योरम लिख देता हूँ। वो थ्योरम ये कहती थी, एंगल मेड बाय, ध्यान से सुना, एंगल मेड बाय एन आर्क in the same segment are equal, in the same segment are equal, segment are equal। देखो एक जो हमारे पास एंगल है, जो एक आर्क है, वो सेम सेगमेंट में जो एंगल बनाते हैं वो इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस आर्क को ले लेता हूं बी सी, ये एक आर्क ही है ना, ये आर्क जो है बी सी, ये जितना एंगल, देखो ये सेम सेगमेंट है, ये पूरी एक सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में जितना एंगल वो ए पे बनाएगी उतना ही एंगल क्या बनाएगी, डी पे बनाएगी। यही ये थ्योरम कहती थी, तो यही थ्योरम हम यूज करेंगे। तो अगर एंगल ए पे ये 80 डिग्री का बना रही है एंगल, तो एंगल डी पे भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 80 डिग्री का होगा। तो हमने कौन सी थ्योरम यूज करी, हमने ये थ्योरम यूज करी कि अगर कोई हमारे पास आर्क है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बीसी एक आर्क है, वो जितना एंगल जो है सबटेंड करेगी ए पर, उतना ही बी पे सबटेंड करेगी, क्योंकि एक आर्क जो है वो सेम सेगमेंट के अंदर जो है वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है, चाहे जितने मर्जी पॉइंट्स हो, हर जगह पे इक्वल एंगल सबटेंड करेगी। जितना एंगल ए पे होगा उतना ही एंगल डी पे होगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट को हमने अरेंज करा और एक यूज करके और एक थ्योरम लगाई, तो हमारा आंसर निकल गया। ये होते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। इधर जो आपको एग्जामिनर सीधा थ्योरम बेस पूछ लेता, थ्योरम बेस ऐसे पूछ सकता था कि एंगल जो है वो सबटेंड करते हैं एक आर्क सेम सेगमेंट में, क्या वो इक्वल होते हैं, अनइक्वल होते हैं। और कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो आपको उसने क्या किया, उसने इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपको दे दिया। तो सिर्फ थ्योरम पढ़नी नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको साथ साथ देखना होता है। अगर आपको कोई कम्प्लेक्स क्वेश्चन आए तो आप उसको इजिली कवर कर लो। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ना आपको पढ़ के बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 सेकंड का, अगर आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर अच्छे से पढ़ा होगा। ये क्या कहता है, इन गिवन फिगर एंगल क्यू आर यू इक्वल्स टू 72 डिग्री। ठीक है, एंगल क्यू आर यू, ये एंगल हमें दिया हुआ है 72 डिग्री है, तो हमने लिख दिया। सेकंड, एंगल टी आर एस इज इक्वल्स टू 15 डिग्री, टी आर एस ये एंगल हमें दिया हुआ है 15 डिग्री। ठीक है सर, हमने ये भी लिख दिया।
एंगल पी एस आर 95 डिग्री, तो ये एंगल हमें कितना दिया हुआ है 95 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड एंगल पी क्यू आर, हमने कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला निकालना है पी क्यू आर। अब देखो, देखने में आपको एग्जामिनर ने ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे हमें कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बट ये क्वेश्चन सिंपल है, ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, और मैंने आपको बोला था साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल एस प्लस एंगल क्यू, ये किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल एस आपको दिया हुआ है 95 डिग्री प्लस एंगल क्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपने क्या निकालना है, आपने एंगल क्यू निकालना है, तो एंगल क्यू हो जाएगा 180 डिग्री में से आप क्या करोगे 95 डिग्री को माइनस कर दोगे, तो आपका आंसर आ गया 85 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 85 डिग्री। देखो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी थी ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी कि क्वेश्चन ऐसे लगे आपको बहुत डिफिकल्ट है, बट सिंपली क्या पूछा था, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के कंसेप्ट से अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री लेना था और आपका आंसर 2 सेकंड में यहाँ पर निकल जाता है। तो जो भी आप थ्योरम पढ़ोगे उसको एप्लीकेशन पार्ट भी आपको साथ में देख लेना, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार थ्योरम की स्टेटमेंट ही पूछी जाए, उसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी फ्रेम किया जाता है और क्वेश्चन सर्कल के इजी ही आते हैं अगर आपने थ्योरम को अच्छे से पढ़ा होगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, प्लस टेलीग्राम में इस पूरे लेक्चर के तीनों दिनों का जो कंबाइंड पीडीएफ है ना, जो तीनों पार्ट आए, ये कंबाइंड पीडीएफ है, मैं इसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आप क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज करना, इस क्वेश्चन को खुद भी प्रैक्टिस करना, अदरवाइज सिर्फ ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप मैथ्स को प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अगर आप जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर फ्री कोर्सेज आपको यूट्यूब में प्रोवाइड है। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहां पर पीडीएफ भी शेयर करते हैं, क्विज भी आते रहते हैं और हम मॉक भी आपके लिए प्रिपेयर करें, बहुत जल्दी हम उनको भी अनाउंस करेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, यही आपका सपोर्ट है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।